हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की। इन्होंने कल अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और उसके बाद से लगभग इनका स्टॉक 9% तक गिरा है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे रहे इनके रिजल्ट और इनका शेयर क्यों गिरा है और आगे क्या हमें इसको अभी खरीदना चाहिए या अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो HUL भारत की लार्जेस्ट FMCG कंपनी है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी घर भारत में हैं उसमें से हर 10 में से 9 घरों में इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज होता है डेली बेसिस पे। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे इनके ब्रांड्स देख सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट इसका यूज करते होंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम 4 से 5 इनके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पेप्सोडेंट, ताजमहल, सर्फ एक्सल, जो कि हमारे घर में भी डेली बेसिस पे यूज होते हैं। इसके अलावा HUL जो यूनिलीवर है उनकी एक सब्सिडरी है और यूनिलीवर वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG कंपनी है, जिनका की बिजनेस 190 कंट्री में है और उनका एनुअल सेल्स टर्नओवर 2020 में 51 बिलियन यूरो के आसपास था। तो अब अगर बात की जाए इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की तो इनके तीन सेगमेंट हैं। एक होम केयर जिसमें से इनका 31% रेवेन्यू आता है, दूसरा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जहां से इनका 40% रेवेन्यू आता है, और तीसरा फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट जहां से इनका 29% रेवेन्यू आता है। और इसमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं ईच सेगमेंट में आप पिछले पेज पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए सेकंड क्वार्टर में तो 15% ग्रोथ होम केयर में, 10% ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में और 7% फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में देखी गई है। तो अब अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 61.9% हिस्सा प्रमोटर के पास है, 15% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास, 10% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास और बाकी का 12% रिटेल शेयर होल्डर के पास। और अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए सेकंड क्वार्टर के तो इनके सेल्स में 11% की ग्रोथ देखी गई है और नेट प्रॉफिट में 9% की। इसके अलावा कंपनी ने 15 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और अगर ओवरऑल अगर हम समरी देखें तो इनकी जो कंज्यूमर ग्रोथ है वो 11% रही, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिर्फ 4% रही। और यही एक चिंता का कारण है जिसकी वजह से कल इनके रिजल्ट आने के बाद जो भी पीक टच किया था शेयर ने वहां से लगभग 9% तक गिरा है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेड थी, एनालिस्ट को ज्यादा एक्सपेक्टेड थी, बट वो काफी कम रही। इसके अलावा अगर हम एबिटा मार्जिन देखें तो 25% रहा, जो कि पिछले साल से 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। और इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे 9% की ग्रोथ देखी गई और ओवरऑल इनका 2187 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब अगर बात की जाए कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ इतनी कम क्यों रही और प्रॉफिट भी क्यों बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो उसके मेन तीन कारण नजर आते हैं। एक तो ओवरऑल जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मार्केट है वहां पे थोड़ी कमी देखी जा रही है उनकी ग्रोथ में। नीलसन का एक ये एनालिसिस था जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि रूरल एरिया में कितनी ज्यादा ग्रोथ की कमी देखी गई है पिछले 2 महीने में। और अगर उसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की भी बात करें तो वो भी काफी नीचे गिरा है जितना कि एक्सपेक्टेड है। तो 57 पे चल रहा है सितंबर में, जबकि एक्सपेक्टेड है 107 पे होना चाहिए। और इसके अलावा कमोडिटीज यानी कि जो रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई देखी गई है, चाहे वो फ्रेट हो क्योंकि पेट्रोल ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर पाम ऑयल जो कि ये काफी सारे प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, उसके अलावा पॉलिथीन या जो भी पैकिंग मटेरियल होता है वहां पे भी वृद्धि देखी जा रही है। तो ये सब कारणों से इनके मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर रहा। और कंपनी ने इनसे बचने के लिए क्या किया, तो सबसे पहले तो उनकी जो कंज्यूमर ग्रोथ है वो 11% बढ़ी। इसके अलावा 75% कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे रहे जहां पे मार्केट शेयर इनका बढ़ा, पेनिट्रेशन बढ़ा। और प्राइसिंग इन्होंने लगातार बढ़ाई है, मार्च में 2.5%, जून क्वार्टर में 5% और सितंबर क्वार्टर में 6.5%। तो जो थोड़े से रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी उसको ये पास ऑन कर पाए अपने कस्टमर को और अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर पाए। इसके अलावा इनका जो एबिटा मार्जिन है वो भी 25% रहा, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 70 बेसिस पॉइंट बेटर रहा। तो ओवरऑल कंपनी कोशिश कर रही है कि अपनी प्राइसिंग से और ओवरऑल ग्रोथ से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करे और आगे ग्रो करे। बट ऐसा देखा जा सकता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ है और ओवरऑल
अभी सेंटिमेंट कंज्यूमिंग का इतना अच्छा नहीं है, तो शायद इनके आने वाले कुछ क्वार्टर में प्रेशर देखा जा सकता है। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर प्राइस की, तो इन्होंने एक साल में 14% की मॉडरेट रिटर्न दी है और पिछले 3 महीनों में तो ये लगभग फ्लैट रहा है, लगभग 2% की। हालांकि पिछले एक वीक में ये 6% नीचे आया है। रिजल्ट आने से पहले ये थोड़ा सा भागा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये काफी गिरा है, तो एक वीक में लगभग 6% से ज्यादा गिरा है। और रिजल्ट आने के बाद जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज किया है और मोस्टली ने इनकी जो टारगेट प्राइस है उसको कम किया है। प्रभुदास लीलाधर 2930 अपना प्राइस बताते हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटी 2482, ऐसे ही क्रेडिट स्विस 2800 और गोल्डमैन सैक्स 2167। और अगर हम इनका एवरेज लें तो लगभग 2600 आता है, जो कि करंट जो आज की क्लोजिंग हुई है वहां से आप कह सकते हैं कि लगभग 5% के आसपास की अपसाइड दिखती है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट के हिसाब से माने तो इसका एवरेज प्राइस 2887 आता है और हायर साइड पे 3285। तो लगभग उनके हिसाब से 15 से 30% की इसमें अपसाइड दिखती है, हालांकि लोअर साइड 2142 भी है। और अगर इनका पीयर्स एनालिसिस देखें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इस स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इनका वैल्यूएशन देखें, पी रेशो इनका थोड़ा हायर साइड पे लगता है, डाबर इंडिया, गोदरेज और मारिको थोड़े बेटर लगते हैं। लेकिन पीबी रेशो देखा जाए तो थोड़ा एवरेज ही है, वहां पे सबसे अच्छा गोदरेज कंज्यूमर का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो इनकी 16.77% है। अगेन थोड़ा सा कम है मार्केट के ओवरऑल, लेकिन इनका साइज इतना बड़ा है, इनकी मार्केट इतनी बड़ी है, तो थोड़ा सा इनको चैलेंजेस रहते हैं, बट रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी इनकी कंपैरेटिवली कम है। बाकी डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि इसमें क्या करना चाहिए, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये आप मान सकते हैं कि गोल्ड की तरह एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि शायद आपको 50% की, 60% की बहुत जल्दी रिटर्न नहीं देगा, जैसे कि कुछ और शेयर देते हैं आईआरसीटीसी या कुछ और, लेकिन ये आपको कभी उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं देगा। तो आप इसको मान के रख सकते हैं कि गोल्ड की तरह आपने इन्वेस्ट किया है, जो कि धीरे 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 लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो भी लोग सेफ एफएमसीजी स्टॉक की तरफ जाते हैं। तो उस केस में भी अगर मार्केट वॉलेटाइल होती है तो ये आइडली इतने नहीं गिरने चाहिए, और जो भी गिरेंगे वो ये फटाफट रिकवर हो जाने चाहिए। तो मेरी ओपिनियन में तो अगर आप करंट प्राइस पे भी लेना चाहें, क्योंकि अच्छा खासा गिर चुका है, तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर ये 2400 से नीचे जाता है और ये उससे जितना भी नीचे जाता है, तो आप हर गिरावट पे एक अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं, इन माय पर्सनल ओपिनियन। हालांकि हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल हैं, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। थैंक्स सो मच अगेन फॉर वॉचिंग इट, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।